दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इटेबॉन अकेडमी। जी बच्चों, आज के टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेम है ऑर्गेनेलिज। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी वीडियोस और भी बनाता रहूंगा। और अगर आप लोग नम्स, एमडीकैट, एएमसी जैसे कंप्लीट एग्जाम की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनेलिज स्टूडेंट्स, ये क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ सेल। मतलब क्या है कि ऑर्गेनेलिज बेसिकली सेल का क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चरली बनाते हैं, साथ साथ वेरियस फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनेलिज। अब सेल में कितनी टाइप्स के ऑर्गेनेलिज हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स हमने ऑर्गेनेलिज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज होती है, एक सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज होती है, एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज होती है। नॉन मेम्ब्रेनस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सिंगल मेम्ब्रेन में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जबकि डबल मेम्ब्रेन में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। नॉन मेम्ब्रेनस की बात करें तो बच्चों ये इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज आती है? राइबोसोम, सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियोलस। एंड डबल मेम्ब्रेनस में भी 3 ऑर्गेनेलिज आती है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, लाइसोसोम, ग्लाइकोसोम एंड पेरोक्सिसोम्स आते हैं। बच्चों एक और डिफरेंस मैं इधर बताना चाहूंगा, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बच्चों, कौन? प्रोकैरियोट्स, उनमें जस्ट नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज होती हैं। कौन सी बच्चों? नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोट्स में तीनों टाइप्स की होती हैं, तीनों टाइप्स होती हैं, नॉन मेम्ब्रेनस भी होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस भी होती हैं, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज भी होती हैं यूकैरियोट्स में। तो अगर आज बैक्टीरिया में क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो आंसर इज नो। बैक्टीरिया में क्या वैक्यूल्स होते हैं? आंसर इज नो। अगर बैक्टीरिया में आज राइबोसोम्स होते हैं तो आंसर इज यस। तो होप सो क्या आपको समझ आ गई होगी। अब हम इन ऑर्गेनेलिज को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को डिटेल में इनके लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आज का टॉपिक जो हमारा है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, उसकी अकरेंस क्या है, उसकी लोकेशन एंड देन फिर स्ट्रक्चर, और लास्ट में हम फंक्शन की बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। एंडो का बेसिकली मीनिंग है इनसाइड, एंड प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म, यानी कि प्लाज्मिक सेल का प्लाज्मा क्या है? साइटोप्लाज्म। एंड रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है जो कि किसमें पाए जाते हैं? इनसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म। किसमें बच्चों? इनसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सो आगे देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अकरेंस क्या है। तो बच्चों ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने डिस्कस किया, ये क्या? सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज। तो ये जस्ट किसमें पाया जाएगा? यूकैरियोटिक सेल में। अब वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ये दोनों में पाया जाता है। आ गया समझ? नहीं आ गई? अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है बेसिकली, जो कि कंटिन्यूअस होता है विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। दोस्तों आपको समझ आ गई कि ये कहां स्टार्ट होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल कहां स्टार्ट होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, और कहां तक जाएगा बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। बच्चों स्ट्रक्चर में हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल है इसको क्या कहते हैं? बेसिकली हम सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिस्टर्नी। एंड इन नेटवर्क ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो ये स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहते हैं? सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमिन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कितनी टाइप्स की हैं? 2, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या स्ट्रक्चरली डिफरेंस है इन दोनों में? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है वो क्या होती है? रफ होती है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ये वाला ऊपर वाला क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि नीचे वाला क्या बच्चों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसकी सरफेस स्मूथ है, इसकी सरफेस क्या? रफ, क्योंकि इसके अंदर क्या है? राइबोसोम मौजूद होते हैं इसकी सिस्टर्नी के ऊपर। दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। अब इनके 1 बाय 1 फंक्शन देखते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन स्टडी करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या थे? राइबोसोम। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? आप सबको पता होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका बेसिकली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होता क्या है? लेट्स सपोज कि क्या सेल है, उसकी ये क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों? डीएनए। अब डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए से आरएनए बनेगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? हम इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये आरएनए न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर निकलेगा एंड किसके साथ अटैच हो जाएगा? जाकर ये अटैच हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा।
एंड राइबोसोम क्या करेंगे, इस आरएनए के ऊपर जो कोड है उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा और किसमें मदद करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन। आप सबने पढ़ा होगा। अब ये क्या करेगा बच्चों, प्रोटीन बना देगा। क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। एंड ये प्रोटीन काफी सारे स्टेप से गुजरते हुए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकल जाएगी, वेसिकल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। वेसिकल की फॉर्म में क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब इस तरह क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट ये प्रोटीन रेडी टू यूज नहीं है, मतलब ये बॉडी हमारी यूज नहीं कर सकता। तो इसकी क्या होती है, फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, जो कि कौन करता है, गोल्जी बॉडीज करती हैं। गोल्जी बॉडीज कैसे करती हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन जैसे ही फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद जैसे प्रोटीन रेडी टू यूज बनती हैं, अब ये प्रोटीन कहाँ कहाँ जा सकती है, मैं उसको एक छोटा सा कंसेप्ट आपको देना चाहूंगा कि जैसे ये बाहर निकलती है, कुछ प्रोटीन्स या तो मेम्ब्रेनस प्रोटीन बन सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम देखा था कुछ प्रोटीन क्या थी, कैरियर प्रोटीन थी, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, चैनल प्रोटीन, ये सारी हमने देखे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी क्या थी, काफी सारी प्रोटीन्स थी जो कि ब्रेन के साथ जाके क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी। तो कुछ प्रोटीन क्या बन जाएंगी, मेम्ब्रेनस प्रोटीन बन जाएंगी। जबकि कुछ प्रोटीन्स एक्सोसाइटोसिस से सेल से बाहर निकल जाएंगे। उन प्रोटीन को कहते हैं सिक्रीटरी प्रोटीन। एंड वो हार्मोन हो सकते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं। आगे समझ नहीं आ गई। तो ये बेसिकली सिक्रीटरी प्रोटीन थी, या कुछ प्रोटीन्स ऐसी होंगी जो कि विद इन द सेल रहेंगी और इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लेट्स सपोज के प्रोटीन क्या थी, एंजाइम थे। एंड ये किसका पार्ट बन जाएंगे, लाइसोसोम्स का। किसका बच्चों, लाइसोसोम्स का। एंड लाइसोसोम क्या करेंगी हैं, लाइसोसोम हमने देखा ऑर्गेनेल जो कि क्या करती है, माइक्रोब्स को क्या करती है, किल करती है। तो बच्चों लाइसोसोम्स की प्रोटीन सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगी, फर्दर मॉडिफिकेशन होगी गोल्जी बॉडीज में, फिर लाइसोसोम बनते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सेल रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कौन से सेल्स हैं जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा पाया जाता है, एनरिच होता है। तो ऐसे सेल्स जो कि क्या करेंगे बच्चों, प्रोटीन्स बनाएंगे बेस, जिनका फंक्शन मोस्टली क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ज्यादातर प्रोटीन की सिक्रीशन करेंगे। उनके अंदर क्या होगा बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे पहले क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करते हैं बच्चों, एक्सक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। क्या बच्चों, पेनक्रियाटिक जूस। एंड पेनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या, प्रोटीन्स हैं, जिसका मतलब पेनक्रियाज में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा होते हैं। एंड दूसरे हैं प्लाज्मा सेल्स। एंड प्लाज्मा सेल्स क्या है, बी लिम्फोसाइट की टाइप्स हैं। अगर आप लोग अपना यूनिटी वाला चैप्टर देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ बुक से, तो आप देख सकते हैं प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं एंटीबॉडीज को। एंड एंटीबॉडीज क्या बच्चों, बेसिकली प्रोटीन्स हैं। एंड इसका मतलब प्लाज्मा सेल्स में भी क्या होगी बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। एंड तीसरे नंबर पे गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, जब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसके बारे में। आपकी बुक में दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों गोबलेट सेल्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक्सक्रीट करते हैं प्रोटीन जिसका नाम है म्यूसिन। म्यूसिन प्रोटीन एक्सक्रीट करते हैं। एंड नर्व सेल में बच्चों क्या सीक्रेट करना होता है, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज होते हैं नर्व सेल के अंदर। कौन करता है, नीडल ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसके अंदर काफी सारे क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो कि क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज करते हैं। एंड न्यूरोट्रांसमीटर काफी सारे क्या, प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। एंड इसी वजह से इसके अंदर भी क्या होते हैं बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा होते हैं। अब गोबलेट सेल देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ आपकी बुक। तो ये मैंने कौन सा चैप्टर ओपन किया हुआ है, बेसिकली बच्चों ये चैप्टर ओपन है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देख सकते हैं कि क्या मौजूद है बच्चों, गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स क्या करते हैं बच्चों, बेसिकली प्रोटीन क्रिएट करते हैं जो कि कौन सी है, म्यूसिन। तो उसमें भी क्या है, सेल रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो बच्चों बेसिकली 7 फंक्शन परफॉर्म करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने हैं, 7। वन बाय वन इनको एक्सप्लोर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि रफ क्या करता है, प्रोटीन्स को। अब लिपिड्स काफी टाइप्स के हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, फैटी एसिड्स हैं। तो किस तरह सिंथेसाइज करता है, तो बच्चों ये क्या है, न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस से क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या निकल रहा है। अब देखो इसकी सरफेस स्मूथ है, रफ नहीं है, इसके ऊपर राइबोसोम्स कोई भी नहीं है। तो बच्चों क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम आपने बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, दिखा देता हूँ। सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम बच्चों बनता है पायरोवेट की ऑक्सीडेशन से। जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है, एन एटीपी वगैरह जनरेट होती है। बट यही एसिटाइल कोएंजाइम लिपिड की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। बच्चों ये एसिटाइल कोएंजाइम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा और वेरियस स्टेप्स से क्या होगा, गुजरेगा। और इसकी कन्वर्जन से क्या प्रोड्यूस होंगे, लिपिड्स प्रोड्यूस होंगे। लिपिड की क्या हो जाएगी, सिंथेसिस हो जाएगी। अब कौन कौन से लिपिड प्रोड्यूस होते हैं, फास्फोलिपिड सकते हैं। एंड फास्फोलिपिड क्या, सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर एमसीक्यूज आए, क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में रोल प्ले करती है,
तो आंसर इज यस, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स प्रोड्यूस कर रही है। एंड फिर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंट रोल है। अब कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ मौजूद होता है? सेल मेम्ब्रेन में होता है। सेल मेम्ब्रेन हमने देखा था स्ट्रक्चर में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। बाइल एसिड्स है, बाइल एसिड क्या करता है बच्चों? इमल्सिफाई करता है फैट्स में। अब किधर होता है? ये लीवर में प्रोड्यूस होता है। अब हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या कैसा होता है, किस तरह करते हैं मल्सीफाई फैट्स को, यानी कि फैट्स के जो ये जो फैट्स के बड़े बड़े क्या होते हैं बच्चों, मालिक्यूल्स होते हैं, उनको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है उनकी। अभी किस तरह करता है हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे। लिपोप्रोटीन्स, सेक्स हार्मोन एंड स्टीरॉयड हार्मोन, सबकी सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। अब सेक्स हार्मोन्स में कौन कौन से आ सकते हैं बच्चों? एस्ट्रोजन आ सकता है, टेस्टोस्टेरोन आ सकते हैं, और कौन? प्रोजेस्टेरोन आ सकता है बच्चों। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन है जो कि क्या है बच्चों? स्टीरॉइड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। एंड स्टीरॉइड हार्मोन्स जो कि सेक्स हार्मोन्स नहीं, कौन कौन से बच्चों? एल्डोस्टेरोन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, जो कि किससे जिससे प्रोड्यूस होते हैं? एड्रीनल कोर्टेक्स से। इससे बच्चों एड्रीनल कोर्टेक्स से प्रोड्यूस। हेपेटोसाइट्स में भी बहुत ज्यादा एक्सेस में पाया जाता है, यानी कि हेपेटोसाइट्स किसे कहते हैं बच्चों? लीवर के सेल्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? लीवर के सेल्स को क्या कहते हैं? पहला फंक्शन इसका है बच्चों डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या पॉइजंस की। अब ये किसमें होते हैं? लीवर सेल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि अगर हमने कोई ऐसी ड्रग इनटेक कर ली जो कि क्या है बच्चों? टॉक्सिक है, कोई पॉइजन इनटेक कर लिया है, वो एंजाइम क्या करते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद होंगे, वो क्या करते हैं? उसको हाइड्रोफिलिक बना देते हैं, बहुत ज्यादा हाइड्रोफिलिक बना देते हैं, मोर 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 हाइड्रोफिलिक। उससे क्या होता है बच्चों? हाइड्रोफिलिक ज्यादा होगा तो इजीली एक्सक्रीट हो सकती है ड्रग, यानी कि पॉइजन, किससे? थ्रू यूरिन, यूरिन से इजीली एक्सक्रीट हो सकती है। तो ये था डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स। अगला प्रोसेस, अगला फंक्शन इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं। हमें देखा था अभी लिपिड की सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल इनका है। दूसरा है, अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, प्रोटीन इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर। जैसे कि हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती है उनकी क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है। इनसाइड द सेल हो लाइसोसोम की फॉर्म में, एक्स्ट्रा सेलुलर हो तो किसकी फॉर्म में होगी बच्चों? सीक्रेटरी प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेनस प्रोटीन भी बनते हैं, तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका रोल है। आगे स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल सेल्स। क्या बच्चों? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल सेल्स में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है ये? एक मैंने मसल सेल्स बनाया है। मसल सेल में एक मॉडिफाइड क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसका नाम क्या होता है बच्चों? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब हम मसल वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट छोटा सा कंसेप्ट ले लें इससे। ये क्या बच्चों? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या बच्चों? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या होता है? नर्व इंपल्स जैसे ही आती है इस मसल सेल्स को, कि मसल सेल्स ने क्या करना? कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम आयन स्टोर हुए होते हैं। तो जैसे ही इसको ये स्टिमुलेट करेगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कैल्शियम आयन क्या हो जाएंगे? ये चैनल के थ्रू बाहर रश कर जाएंगे। एंड ये क्या? एक्टिन एंड मायोसिन है। अब इसके साथ क्या कर देंगे बच्चों? ये कैल्शियम आयन एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन, उसके साथ जाके बाइंड हो जाता है और कंट्रैक्शन में हेल्प आउट करता है। होप्स आपको समझ आ गई कि स्टोरेज कैल्शियम आयंस में मसल सेल में इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो इसका मतलब कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल भी करवाता है कौन? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है सेल को। अब लास्ट में हम देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कौन से सेल्स में एक्सेस में पाया जाता है। तो सबसे पहले टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस में सबसे पहले ये सब बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि टेस्टिस का सीक्रेट करते हैं बच्चों टेस्टोस्टेरोन, एंड टेस्टोस्टेरोन का एक स्टीरॉयड हार्मोन है। एंड स्टीरॉयड हार्मोन किससे बना था? हमने देखा था कोलेस्ट्रॉल से बनता है। कोलेस्ट्रॉल कौन प्रोड्यूस करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड्स का जो दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कोर्टेक्स। एड्रीनल कोर्टेक्स से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल, जो कि बच्चों क्या है? स्टीरॉयड नेचर है। ये भी किससे प्रोड्यूस होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करते हैं। आगे समझ नहीं आ गई, क्योंकि ओवरीज में बहुत एक्सेस में पाया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज करती हैं जो कि स्टीरॉयड हार्मोन है। हेपेटोसाइट्स क्या? बेसिकली लीवर सेल्स हैं, और ये क्या सीक्रेट करते हैं? बाइल साल्ट एंड लिपोप्रोटीन, जो कि लिपिड नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें भी एक्सेस में होगा। होप्स आपको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। अब हम एक रिव्यू देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बच्चों? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है जो कि इनसाइड साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसकी एकदम देखी जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है ओनली। फिर लोकेशन देखी, लोकेशन की बात देखी कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस स्टार्ट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। इस स्ट्रक्चर में देखा कि दो तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बच्चों राइबोसोम्स होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते।
फिर हमने आगे फंक्शन की बात की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या बनाता है, प्रोटीन, एंड प्रोटीन फर्दर मॉडिफाई होने के लिए गोल्जी बॉडीज में जाती हैं। एंड ये प्रोटीन्स कौन कौन सी हो सकती हैं, सिक्रेटरी प्रोटीन हो सकती हैं जो कि सेल से बाहर जाएंगे, वो कौन कौन सी हो सकती हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, या फिर मेम्ब्रेन का यानी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। जैसे चैनल प्रोटीन्स होगी, कैरियर प्रोटीन्स होगी, ये सारी क्या मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स हैं। या लाइसोसोम्स के एंजाइम्स भी बन सकती हैं प्रोटीन्स। फिर आगे हमने बात की वो कौन कौन से सेल्स हैं जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं ज्यादा होते हैं। तो ऐसे सेल्स जो के प्रोटीन की सिंथेसिस में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे होंगे, ऐसे सेल में क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा होता है। जैसे पेनक्रियाज के सेल्स, क्योंकि इन्होंने क्या सीक्रेट करना होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। प्लाज्मा सेल्स जो कि टाइप किसकी है, बी लिम्फोसाइट्स की, किसकी बच्चों, बी लिम्फोसाइट्स की, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब एंटीबॉडीज क्या ग्लाइकोप्रोटीन्स की नेचर की होती हैं, तो ये भी क्या, इसमें भी क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होते हैं। फिर गोबलेट सेल डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, क्योंकि ये क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूसिन सीक्रेट करते हैं जो कि प्रोटीन है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। फिर नर्व सेल में क्या सीक्रेट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। फिर आगे हमने बात की फिर आगे हम बात की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की, जो कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। कैसे होता है बच्चों, एसिटाइल एंजाइम होता है जो कि काफी सारे प्रोसेसेस से गुजरता है इनसाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या बना देता है, फास्फोलिपिड्स बना देता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बना देता है। अब फास्फोलिपिड्स का इंपॉर्टेंट रोल क्या, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, बाइल एसिड्स में पाया जाता है। लिपोप्रोटीन्स सेक्स हार्मोन यानी कि जो कि स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, कोर्टिसोल हो गया। तो इन सब में इसका इंपॉर्टेंट रोल है किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फिर हमने देखा डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स में इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हाइड्रोफिलिक कर देता है जो कि इजीली एक्सक्रीट हो जाती है थ्रू यूरिन। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे बच्चों, क्योंकि ये कैल्शियम आयंस को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, स्टोर करता है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन को, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर एक्सक्रीट कैसे होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल से, कि कैल्शियम आयंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर इंपॉर्टेंट रोल है। स्टोरेज कैल्शियम आयन हमने देखा मसल सेल्स में, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, कंट्रैक्शन करवाता है मसल सेल्स की, मैकेनिकल सपोर्ट होता है, सेल प्रोवाइड करता है। फिर हमने लास्ट में ये देखा कि वो कौन से सेल्स है जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेस में पाया जाता है। तो टेस्टिस हो गए, एड्रिनल ग्लैंड हो गए, ओवरीज एंड हेपेटोसाइट्स में एक्सेस में पाए जाते हैं, क्योंकि ये सब कौन से हार्मोन्स या सेल्स की जो कि लिपिड नेचर होते हैं या स्टीरॉइड नेचर होते हैं। ऑल्सो आप सबको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।